गया है, जिसको कहते हैं आपके पास राशि आएंगे कि आप योजना, विभिन्न तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन करें। उसमें आपको सड़क बनाना है, पुलिया बनानी है, नाली बनानी है, आपको चबूतरे बनाने हैं, तमाम तरह के आपके विकास के लिए फंड आएंगे। वो कैसे खर्च करेंगे ये आपके विवेक पर है, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि एनएफएसए की जितनी योजना हैं इसको आप अपना धर्म मानिए कि ये मेरा धर्म है, क्योंकि आप लोग जितने लोग हैं उसमें अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग होंगे, लेकिन मुझे जहां तक ज्ञान है और जानकारी है और मुझे लगता है आप लोग भी सहमत होंगे कि हर धर्म ये कहता है कि नर में ही नारायण बसते हैं, मतलब गरीबों में, वंचितों में, उनमें ही ईश्वर का वास होता है, गरीब में ही ईश्वर बसते हैं। तो एनएफएसए की जितनी योजनाएं हैं ये किन के लिए है? जो समाज में कमजोर हैं, जो वंचित हैं, जिनको उचित पोषाहार वो अपने संसाधन से जुटा नहीं सकते हैं, उनके लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं कि उनको खाद्यान्न मिले, उनको पोषाहार मिले, उनको पौष्टिक आहार मिले। और गरीबों को अगर आप ये पहुंचा देते हैं तो मेरे बात पर यकीन करके देखिए, जितना पुण्य आपको मिलेगा, उतना पुण्य, जितने धार्मिक कृत्यों से आपको पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य या उससे ज्यादा पुण्य आपको गरीबों की मदद करने से मिलेगा। मैं एक बात बार बार कहता हूं और कभी लोग अब मेरे हंसी भी उड़ाने लग गए हैं कि आपका ये डायलॉग हर जगह चलता है। ये डायलॉग इसलिए हर जगह चलता है क्योंकि इसी दो शब्द में आपके पूरे समाज की जो गतिविधि है वो सम्मिलित होती है। अब उसी दो शब्द में मुझे लगता है कि पूरे एनएफएसए का सार है। वो दो शब्द हैं, आह और वाह। अगर आप किसी गरीब, किसी निरीह, किसी वंचित को मदद कर देते हैं तो उसके दिल से निकलती है वाह। वो वाह आपको सुनाई भले न दे, लेकिन वो इतना असर करता है, वो इतना आपको लाभ पहुंचाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी मजबूर को, किसी वंचित को उसके अधिकार से उसको वंचित करते हैं या होता हुआ देखते हैं तो उसके दिल से निकलती है आह कि अरे देखो तुम हमको नहीं किया, अच्छा तुम्हारा देखते हैं क्या ऊपर वाला तुम्हारा हिसाब करेगा। तो इसी को कहते हैं आह। तो गरीबों के दिल से वाह निकाल कर देखिए आपको क्या सुकून मिलता है और कितनी शांति मिलती है। इसलिए ईश्वर ने आप लोगों को अवसर दिया है, आप इस चीज का लाभ उठाइए। और ये कार्यक्रम सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम भाषण दें और आप सुने और आप चले जाएं। इस कार्यक्रम का लाभ तब मिलेगा जब आप जागरूक हो जाएं और अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करें। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि अब लाठी डंडे लेके, हथियार लेके लड़ना शुरू कर दें। लड़ने का मतलब संवैधानिक तरीके से आपको अधिकार लेने की तरीके क्या है, प्रक्रिया क्या है, वो निर्धारित है। आपको अपने जिले में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं, एनएफएसए से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसमें अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, उसमें जो योजनाओं में जो निर्धारित राशि है, मात्रा है, वो अगर नहीं मिलता है तो आप जिले में शिकायत करें। जिले में आपकी बात नहीं सुनी जाती है या जो समाधान दिया जाता है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप राज्य खाद्य आयोग को शिकायत करें। आप चुप न बैठे और सिर्फ आप ही शिकायत न करें, आप अपने पंचायत के सभी लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि शिकायत करें। मैंने कल भी सरायकेला में कहा कि आप अगर शिकायत करते हैं, आप अगर आवाज उठाते हैं, अगर वीडियो या कोई अधिकारी ये कहता है कि अरे वीडियो बहुत बोलता, मुखिया बहुत बोलता है, मुखिया को हर चीज में टांग अड़ाते रहता है, तो बोलने दीजिए। अधिकारी का काम है बोलना। वो आप तब तक बोलते रहिए जब तक आपको अधिकार न मिल जाए, तब तक लड़ते रहिए जब तक आपको अधिकार न मिल जाए। मैं एक बात बार बार कहता हूं कि अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो हमारे धर्मों में कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया है कि अगर हमको मुक्ति चाहिए इस शरीर से तो मुझे ही मरना होगा। दूसरे के मरने से मेरे शरीर को मुक्ति मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उसी तरीके से अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको लड़ना होगा। आपके हिस्से की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा।
और इस व्यवस्था में अगर कमी है, मैं मानता हूं कमी है, है तभी हम इंसान हैं। कमी नहीं होता तो हम भगवान कहे जाते। कमी है, लेकिन कमी को हम दूर कैसे करें? मैं बार बार कहता हूं कि गलती करना अपराध नहीं है। गलती को स्वीकार न करके उसको सुधारने की कोशिश न करना अपराध है। गलती तो हम इंसान हैं, गलती हो सकती है। गलती हम हो गई, लेकिन उसको कैसे सुधारें? मैं बार बार कहता हूं कि जैसे अब से पहले आप लोग अगर आवाज नहीं उठाते थे, एनएफएस से संबंधित योजनाओं का लाभ अगर लोगों को नहीं मिलता था, आप चुप रहते थे, तो मैं ये मानता हूं कि आपको जानकारी का अभाव था, तो आप चुप थे। लेकिन आज के कार्यक्रम के बाद जब आपको सारी जानकारियां दे दी जा रही हैं, उसके बाद आप अगर चुप रहते हैं या आवाज नहीं उठाते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आप भी उतने ही दोषी कहे जाएंगे जितने अधिकारी दोषी होंगे। क्योंकि ये न्याय भी कहता है, ग्रंथ भी कहता है, इतिहास भी कहता है कि सिर्फ अपराध करने वाले अपराधी नहीं होते हैं, अपराध होता हुआ देखकर चुप रहने वाला भी उतना ही उस अपराध का दोषी माना जाता है जो चुप रह गया। इसलिए आप लोग इस अपराध में शामिल मत होइए। अगर गड़बड़ियां हो रही हैं तो आवाज उठाइए। सरकार योजनाएं बना सकती है, लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कौन देखेगा? ये हम ही और आपको देखना होगा। क्योंकि अगर हम और आप नहीं देखेंगे तो समाज हमारा और आपका खराब होगा। ये समाज को बचाने की लड़ाई है, ये समाज को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की लड़ाई है। ये समाज, उस समाज जो वंचित है, जो मुख्य धारा से पीछे रह गया है, उसको अपने साथ लाने की लड़ाई है। और दूसरी बात मैं ये बार बार कहता हूं कि ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आप तो इतना लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, इतना सब कुछ बोल रहे हैं, राशन कार्ड बनाने जाते हैं, 6 महीना से घुमा देता है, साल भर से लटका देता है, राशन कार्ड बनता ही नहीं है। तो जब राशन कार्ड बनता नहीं है तो राशन मिलेगा कैसे? तो इसमें आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा, अगर जानकारी नहीं है तो मैं दे देता हूं कि राशन कार्ड बनने की एक सीमा होती है कि इतने ही लोगों तक के राशन कार्ड बन सकते हैं। जब उतने लोगों के राशन कार्ड बन जाते हैं तो नए लोगों के राशन कार्ड बनाने में विलंब होता है या नहीं बन पाता है। तो अब आप सवाल करेंगे कि सर अगर राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है या हम नहीं बनवा पा रहे हैं तो हम लोगों को राशन कैसे उपलब्ध कराएं? तो यहां पर आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि सरकार ने यह प्रावधान किया है या एनएफएसए के माध्यम से ही यह प्रावधान किया गया है, जिसको कहते हैं आकस्मिक खाद्यान्न कोष। यह आकस्मिक खाद्यान्न कोष क्या होता है? हर पंचायत को 10,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। ये राशि इसलिए उपलब्ध कराई जाती है कि अगर जिसके पास राशन कार्ड नहीं है या अगर राशन कार्ड है भी और किन्हीं कारणों से उसको खाद्यान्न नहीं मिल पाया, राशन नहीं मिल पाया और उसको खाद्यान्न का संकट है, भोजन का संकट है, आपको लगता है कि ये भोजन के अभाव में मर सकता है, तो उसको तत्काल उस 10,000 रुपए की राशि से आपको अनाज खरीद कर और उसको भोजन उपलब्ध कराना है बाजार दर पर। बाजार से आप चावल खरीदिए 10 किलो और उपलब्ध कराइए। और उसके बाद ये अधिकारियों को भी निर्देश है कि ऐसे लोगों को जिनको आकस्मिक खाद्यान्न कोष से राशन उपलब्ध कराया गया है, खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है, उनकी ट्रेसिंग की जाए, उनके बारे में उनको जल्द से जल्द राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। लेकिन जब तक राशन कार्ड नहीं बनता है या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक उनको आप 10,000 रुपए की राशि से आप अनाज उपलब्ध करा सकते हैं। और ये 10,000 रुपए की वैसी राशि नहीं है जो कि खत्म हो जाती है। मतलब खत्म हो जाती है का मतलब मेरा ये है कि जैसे आप लोगों को कई फंड मिलते होंगे कि आपको इस मद में इतनी राशि मिलती है, साल भर में इतनी राशि मिली, इस राशि को खर्च कीजिएगा तो उसके बाद अगले साल आपको उस मद की राशि मिलेगी। लेकिन इस मद की राशि अगर 10,000 रुपए आप खर्च कर देते हैं और आप वीडियो साहब को खर्च किए गए राशि का विवरण देते हैं कि किसको दिया, उसकी पर्ची देते हैं, तमाम विवरण दे देते हैं, तो आपको फिर से 10,000 रुपए की राशि दे दी जाती है। मतलब इस योजना को इस दृष्टिकोण से बनाया गया है कि किसी भी परिस्थिति में कभी भी किसी का भी खाद्यान्न के अभाव में मौत ना हो पाए। और ये एक्ट एकमात्र ऐसा एक्ट है जो जहां तक मेरी जानकारी है कि जिसकी निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट करता है कि ये एक्ट, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए कर रहा है कि ये भोजन का अधिकार, राइट टू फूड कहते हैं हम इसको अंग्रेजी में, जिसका हिंदी रूपांतरण है भोजन का अधिकार।
मतलब संविधान ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये कहता है कि इस भारतवर्ष में हर व्यक्ति को भोजन का अधिकार उसका संवैधानिक अधिकार है। तो अगर आप ये लागू करा पाते हैं तो आप हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाने में आपका योगदान रहेगा और ये समाज आपकी वाहवाही करेगा। आपकी वाहवाही करे न करे, आपको अंदर से ये संतुष्टि मिलेगी कि मैं किसी गरीब के काम आ पाया। दूसरी चीज, एक महत्वपूर्ण बात बराबर आती है जो कई जिलों में आई कि डीलर की शिकायत, कि डीलर हर जगह मनमानी करता है, डीलर के खिलाफ तमाम शिकायतें आती हैं। मुझे मालूम है कि डीलर की अपनी समस्याएं हैं, डीलर की अपनी शिकायतें हैं और डीलर भी हमारे भी समाज के भाई बंधु हैं, वो भी कोई बाहर के लोग नहीं हैं। उनकी समस्याओं के प्रति भी आयोग गंभीर है। उनकी समस्याओं का निदान कैसे हो, इस दिशा में भी आयोग प्रयास कर रहा है। इसलिए